एक कॉलेज स्टूडेंट रात में अकेले कन्वेनियंस स्टोर में नाइट शिफ्ट करती है, लेकिन उसके साथ कई डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक कन्वेनियंस स्टोर में भयानक हादसा होता है। दो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि मृतक की आंखें निकाल ली गई हैं और पास में 4 मेमोरी कार्ड पड़े हैं। एक जीवित बचा व्यक्ति बेहोश था, जबकि दूसरा रिपोर्ट करने वाला योकिनो थी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर अधिकारी उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। योकिनो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। उसका परिवार गरीब था, इसलिए उसे हफ्ते में 6 रातें काम करना पड़ता था। दिन की शिफ्ट वाला सहकर्मी उसे बताता है कि स्टोर मैनेजर अचानक गायब हो गया है और जल्द ही नया मैनेजर आएगा। योकिनो पीछे जाकर कपड़े बदलती है, सहकर्मी को विदा करती है और सीसीटीवी कक्ष में काम शुरू करती है। जब वह पीछे कचरा फेंकने जाती है तो देखती है कि स्टोर रूम बंद है। तभी अचानक उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और कहता है कि उसे पता है यहाँ क्या हुआ था, अगर उसे खाना दे दिया जाए तो वह बच जाएगा। योकिनो उसे एक्सपायर हो चुका खाना दे देती है और बूढ़ा तुरंत खाकर भाग जाता है। वापस काम पर लौटने के बाद अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। वह जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वह दरवाजा बंद करती है, लेकिन घंटी फिर बजती है और दरवाजा दोबारा खुल जाता है। तभी एक कुरियर आता है और एक पार्सल देकर चला जाता है। योकिनो उसे खोलती है तो उसमें एक मेमोरी कार्ड होता है और कंप्यूटर में चलाने पर उसमें एक वीडियो मिलता है जो अपराध स्थल के बाहर रिकॉर्ड किया गया था। उस समय सुबह के 4:43 बजे थे। इसके बाद उसे लगातार 3 और कार्ड मिलते हैं। हर दिन एक नया कार्ड आता है। पुलिस पूछताछ के दौरान नोटिस करती है कि योकिनो बार बार दीवार पर लगे पत्थर की ओर देख रही और अगले दिन वो फिर काम पर आती तो सहकर्मी कहता है कि दरवाजे का सेंसर शायद खराब हो गया है और उसने मरम्मत के लिए लोगों को बुला लिया है। वह यह भी बताता है कि पीछे रखे कूड़ेदान से आवाजें आ रही हैं, इसलिए जाकर देख ले। योकिनो पिछवाड़े में चूहे मारने की दवा छिड़क रही होती है कि अचानक सड़क पर खड़ी एक कार दिखाई देती है। कार में बैठी एक औरत उसे घूर रही होती है। जैसे ही उसकी नजर योकिनो से मिलती है, वह कार की लाइट ऑन करके चली जाती है। रात में एक बूढ़ी औरत स्टोर में आती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है, लेकिन जब योकिनो सफाई करने जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी वह औरत अचानक प्रकट होती है और कहती है कि वह शाओ जियान नाम के किसी लड़के को ढूंढ रही है। वह कहती है उसे मुझे वापस दे दो और फिर अचानक गायब हो जाती है। योकिनो सीसीटीवी चेक करती है और उसमें एक छोटे बच्चे को देखती है। वह बाहर भागकर जांच करती है, लेकिन बच्चा गायब होता है। वहाँ सिर्फ एक और पार्सल पड़ा होता है, जिसमें फिर एक मेमोरी कार्ड होता है। कार्ड में खून से जुड़ा डरावना वीडियो रिकॉर्ड होता है। तीसरे दिन सहकर्मी मजाक में उसे डराता है। योकिनो को शक होता है कि मेमोरी कार्ड वहीं भेज रहा है। वह उसे चेतावनी देती है कि दोबारा ऐसा मजाक किया तो पुलिस में शिकायत करेगी, लेकिन सहकर्मी इनकार कर देता है। और फिर रात को ऐसी ठीक करने वाला मैकेनिक आता है और पीछे जाकर जांच करने लगता है। तभी अचानक दरवाजा बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है और पीछे का रास्ता भी लॉक हो जाता है। सेंसर की आवाज सुनकर योकिनो मदद मांगती है। उसे एक परछाई तेजी से गुजरती दिखती है। तभी मैकेनिक की चीख सुनाई देती है। वह दौड़कर पहुंचती है तो देखती है कि डिब्बे जमीन पर गिरे पड़े हैं और कोने में वही बच्चा शाओ जियान रो रहा है। डर कर योकिनो भागती है। बाहर काले कपड़े पहने एक औरत खड़ी होती है। वह जैसे सब जानती हो। वह झुककर योकिनो को एक ताबीज देती है और सांस लेने में तकलीफ के कारण वहां से चली जाती है। सीसीटीवी कैमरे में मैकेनिक गायब होता है। तभी सेंसर फिर बजता है और तीसरा पार्सल मिलता है और कहानी बताते बताते पुलिस स्टेशन का दरवाजा कोई खटखटाता है और कहता है पहले वाला बेहोश गवाह होश में आ चुका था, लेकिन उसकी याददाश्त अभी भी धुंधली थी। अगली रात योकिनो के घर की घंटी बजती है। बाहर कोई नहीं होता और तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। कप टूटकर बिखर जाता है। सफाई करते वक्त उसे कमरे से आवाज सुनाई देती है। वह बिस्तर के नीचे देखती है और वहाँ चौथा पार्सल मिलता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सब उसके सहकर्मी की करतूत है। अगले दिन वह स्टोर पहुंचकर उससे सवाल करना चाहती है, लेकिन सहकर्मी गायब होता है। तभी स्टोर की बिजली चली जाती है। बाहर निकलकर वह देखती है कि कन्वेनियंस स्टोर किसी कंप्यूटर शॉप में बदल चुका है। फर्श पर 5 इंच की कीलें बिखरी हैं और दरवाजा बंद है। दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश भी नाकाम रहती है। तभी एक अजीब औरत उसके पीछे प्रकट होती है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। योकिनो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन अचानक औरत गायब हो जाती है और उसकी जेब में रखा ताबीज झलकर राख हो जाता है। कंप्यूटर पर एक वीडियो चलता है जिसमें शाओ जियान बेसमेंट की ओर जाता दिखता है। योकिनो वीडियो के निर्देशों का पालन करते हुए बेसमेंट में जाती है और वहाँ उसे गायब मैकेनिक की लाश मिलती है। तभी एक आवाज आती है और अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है। वह डर कर बेहोश हो जाती है। होश आने पर खुद को कसकर जकड़ा हुआ पाती है और पुलिस स्टेशन में समय देखने पर पता चलता है कि सुबह के 4:44 बजे
बज चुके हैं। पुलिस उसे घर छोड़ने का फैसला करती है और कहता है कि उसके घर के आसपास सुरक्षा तैनात रहेगी। स्टेशन पहुंचते ही उसकी माँ उसे लेने आती है और माहौल कुछ देर के लिए सामान्य हो जाता है, लेकिन तभी जांच में पता चलता है कि वीडियो असली है और सभी पीड़ितों की आंखें सचमुच निकाली गई थीं। यह एक सीरियल मर्डर केस था। संदिग्ध की पत्नी पुलिस स्टेशन खाना देने आती है और बताती है कि वह गर्भवती है। पुलिस अधिकारी छत पर जाकर सबूतों की जांच करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। एक्सप्रेस कंपनी में पूछताछ करने पर पता चलता है कि ऐसा कोई ऑर्डर दर्ज ही नहीं था। तभी वही बूढ़ा आदमी उनकी गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देता है और फिर वही बात दोहराता है कि अगर उसे खाना दे दिया जाए तो सब बच जाएंगे। पूछताछ के बावजूद उससे कुछ पता नहीं चलता और तभी सवाल पूछने वाली वही बूढ़ी दादी अचानक अंदर घुस आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पोते को ढूंढ रही हो। वह बार बार कह रही थी, अब मुझसे सहा नहीं जाता, उस आदमी को मुझे मारना ही होगा। पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि उसका दामाद शाओ येसी मानसिक बीमारी से पीड़ित था। 14 सितंबर 2009 को उसके बेटे शाओ जियान को जिंदा जला दिया गया था और उसकी पत्नी की हत्या 5 इंच की कील से की गई थी। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी और वीडियो 4 मेमोरी कार्ड्स में सेव किया गया था। पुलिस ने पाया कि लड़के की तस्वीर बिल्कुल वैसी ही थी जैसी तस्वीर अफसर ने अपनी मेज के नीचे देखी थी। इसके बाद वह छत पर गया और योकिनो के कार्ड्स की जांच की। जब उसने आखिरी वीडियो देखा तो उसमें खुद को देखकर सन्न रह गया। कैमरे का एंगल दरवाजे की तरफ से था। वह तुरंत वहां जांच करने गया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसका साथी पीछे से आया और उसे डरा दिया। इन घटनाओं ने उसे बुरी तरह परेशान कर दिया। रात में जब वह रिकॉर्ड्स देख रहा था तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और एक काली परछाई अंदर दाखिल हुई। चौथे दिन वह कन्वेनियंस स्टोर पहुंचा और सीसीटीवी फुटेज चेक की। उसमें योकिनो को यातना देते हुए देखा गया। तभी जमीन से आवाज आई और एक 5 इंच की कील गिरकर नीचे आ गिरी। वह आवाज का पीछा करते हुए पीछे वाले स्टोर रूम तक पहुंचा, जहां जमीन पर बियर के कई कैन पड़े थे। जब उसने चेंजिंग रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि लड़का अंदर बंद था। वह जमीन पर बैठा था और फर्श पर अनगिनत कीलें बिखरी पड़ी थीं। जैसे ही लड़के ने सिर घुमाया, अफसर डर से कांप उठा। बाहर निकलते ही वही काले कपड़ों वाली औरत अचानक उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक सुरक्षा ताबीज देने लगी, लेकिन अफसर ने उसे लेने से मना कर दिया। उसने योकिनो के बारे में फोन करके पूछा, लेकिन उसके साथी ने बताया कि महल में दाखिल होने के बाद से योकिनो कभी वापस नहीं लौटी। कहा गया कि वह अपनी माँ के साथ कहीं घूमने चला गया। अफसर ने अपने साथी को बताया कि उसने भूत देखा है और फिर दोनों अस्पताल गए ताकि पहले वाले जीवित बचे व्यक्ति से बात कर सके। वहाँ उस आदमी ने बताया कि वह सहकर्मी का भाई है। उसने कहा कि कुछ दिन पहले जब उसने स्टोर मैनेजर की लाश देखी थी तब उसने बाहर एक संदिग्ध कार भी देखी थी। पार्किंग में खड़ा शख्स असल में एरिया मैनेजर था। उसने सहकर्मी से पूछा था कि क्या स्टोर में कोई अजीब बदबू आती है। ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ पता था। पुलिस ने मैनेजर के संपर्कों की जांच की तो पता चला कि उसका स्टोर से गहरा संबंध था। वह अक्सर चोरी छिपे बेसमेंट में जाता था। इतना ही नहीं, सहकर्मी ने मरम्मत वाले आदमी को पागल समझकर वहां से भगा दिया था और चेतावनी दी थी कि वह दोबारा योकिनो के पास न आए। उसी दिन सहकर्मी ने बेहोश पड़े योकिनो को देखा था और उसे जगाया था, लेकिन तभी उसके सिर के पीछे किसी भारी चीज से वार हुआ और वह फिर बेहोश हो गया। हैरानी की बात थी कि योकिनो ने पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया। आखिर में सहकर्मी ने कबूल किया कि योकिनो को परेशान करने वाले अपराधी को पकड़ने के लिए उसने उसके लॉकर में एक कैमरा लगाया था। तभी जासूस को एहसास हुआ कि जो भी स्टोरेज कार्ड का वीडियो देखता है वह अभिशाप का शिकार हो जाता है। उसे शक हुआ कि योकिनो ने यह श्राप अब उसके ऊपर डाल दिया है। वह कन्वेनियंस स्टोर पहुंचा। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लाइटें मंद पड़ गईं। वह एक अजीब जगह पहुंचा और चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलने ही वाला था कि वही काली औरत फिर सामने आ गई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। इस बार वह दरवाजे पर नहीं रुकी बल्कि सीधे हमला कर बैठी। जासूस ने हिम्मत जुटाकर चेंजिंग रूम तक पहुंचकर छिपे कैमरे की फुटेज चेक की। उसमें दिखा कि योकिनो और बेघर बूढ़े ने मिलकर सहकर्मी को स्टोरेज लॉकर में बंद कर दिया था। बूढ़े को श्राप के बारे में सब पता था। उसने योकिनो को आखिरी वीडियो देखने और उसकी कॉपी बनाने को कहा था। सच ये था कि पूरा कन्वेनियंस स्टोर अभिशप्त था। जो भी उसके करीब आता उसे श्राप वाला वीडियो मिल जाता। श्राप से बचने का सिर्फ एक तरीका था, वीडियो की कॉपी बनाकर 4 दिनों के भीतर किसी और को दिखाना। अगर ऐसा न किया जाए तो जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वह श्राप का शिकार बन जाता। इसलिए योकिनो ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और वही वीडियो अफसर को दिखा दिया। तभी उसने देखा कि अफसर इतना व्यस्त था कि समय पर ध्यान ही नहीं दे पाया। अचानक दरवाजा खुला और उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी खतरे में। वह तेजी से घर भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर पर चैन से सो रही थी और सब कुछ साफ
सामान्य था। अफसर ने राहत की सांस लेते हुए उसे गले लगाया, लेकिन तभी उसकी पत्नी ने अचानक आंखें खोल दी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद वह अपने अजन्मे बच्चे को खो चुका है। 6 महीने बाद योकिनो फिर उस जगह लौटी और उसने देखा कि कन्वेनियंस स्टोर को पूरी तरह तोड़ दिया गया था। वह जाने ही वाली थी कि अचानक एक 5 इंच की कील जमीन पर आ गिरी। तभी उसे समझ आया कि उस दिन बेसमेंट में मैनेजर और एरिया मैनेजर मौजूद थे और मैनेजर खुद श्राप का शिकार बन चुका था। शायद उसने जानबूझकर यह अभिशाप आगे बढ़ा दिया था। योकिनो गुस्से से भर गई। उसने कील उठाई और वहां से चली गई। यहीं इस डरावनी कहानी